60,244 पदों के लिए जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए मॉडल पेपर जो है आपका ये चल रहा है। वॉल्यूम 2 अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। वॉल्यूम 1 का मॉडल पेपर नंबर 4 आज की इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। इसके पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। आप जब चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करोगे तो आपको वो सभी क्लासेस मिल जाएंगी। मेरे प्यारे भाई, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, मॉडल पेपर के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे आपको मॉडल पेपर मिलेगा। पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम वॉल्यूम नंबर 1 मॉडल पेपर नंबर 4 का पहला सवाल आपके सामने है कि बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर कब बनवाया गया था। देखिए, कोणार्क का मंदिर जो है बंगाल के तट पर कब बनवाया गया था। राइट उत्तर होगा 13वीं सदी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, पटाखा किस देश की मुद्रा है। सही आंसर क्या हो जाएगा। पटाखा किस देश की मुद्रा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मकाऊ। पटाखा जो है मकाऊ की मुद्रा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मकाऊ। मेरे प्यारे भाई, एक बात आप ध्यान रखिएगा, मकाऊ जो है इसमें जो पटाखा है ये मकाऊ की एक आधिकारिक मुद्रा है और एक प्रमुख व्यापारिक शहर है जो 1999 यानी 1999 में चीन का एक प्रशासनिक क्षेत्र बन गया और इसकी कोई एक राजधानी नहीं है। तो ध्यान रखना, मकाऊ की कोई भी राजधानी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ये किया गया था। ऑप्शन नंबर 3, एक मिनट, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 4 राइट होगा। 1 जनवरी 1949 को। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1 जनवरी 1949 को अधिनियम 1948 के आधार पर किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन है ये किया गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसके बाद नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सी घटना जो है ये कब घटित हुई। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आप देखो तो जो नाबार्ड है आपका, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 को हुई। और बाकी अगर आप कहो कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये कब हुई थी, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये आपका 1968 यानी 1968 के दशक में हुई थी। तो ये आपका 1968 में। और अगर कहा जाए बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है ये कब हुआ था मेरे प्यारे भाई, तो इसका आप बताएंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये जो हुआ था आपका 1969 में हुआ था। तो ये आपका 1969 में हुआ था। तो अगर कहा जाए जो कालानुक्रम के अनुसार, तो सबसे पहले आपका आएगा हरित क्रांति का प्रारंभ, यानी पहले आएगा आपका 2, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो पहले कट गया। उसके बाद आएगा आपका 3 यानी 1968 के बाद 1969 यानी 2 3, उसके बाद 1 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। आपको ये बताना है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। बताइए, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ये है ताशकंद। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है। और उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है ये उज्बेकिस्तान सोम है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान की करेंसी उज्बेकिस्तान सोम। अगला सवाल आपके सामने है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक स्वर्ण भंडार है। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार भारत के किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 6। सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में। अगला सवाल आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं। राइट उत्तर हो जाएगा बस्ती मंडल में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्ती मंडल में।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमसे सवाल क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषुवत रेखा पर स्थित देश नहीं है। देखो गैबॉन आपका ये भी विषुवत रेखा पर है, और इसमें जो सेनेगल है आपका ये विषुवत रेखा पर। फिर देखते हैं कांगो जो है आपका ये भी विषुवत रेखा पर है, केन्या भी है। सेनेगल जो है आपका ये विषुवत रेखा पर नहीं है, इसको आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। मेरे प्यारे भाई अगर कहा जाए तो विषुवत रेखा पर कुल मिलाकर के 13 देश हैं, 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट बताएंगे मेरे भाई। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो मानवाधिकार आपका टॉपिक है तो मैं मानवाधिकार जो है आपका पढ़ा दूंगा, इसकी चिंता नहीं करना है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर कहा जाए तो मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा जो है ये 10 दिसंबर 1948 यानी 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंगीकरण और उद्घोषणा के सम्मान करने के लिए इसका चयन किया गया था। तो 1948 में इसका चयन किया गया था। और मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछा जाए भारत में मानवाधिकार की जो स्थापना है ये कब हुई, तो ये 10 दिसंबर 1948 को ही हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि जटिल खाद्य पदार्थों की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। आपको ये बताना है कि जटिल खाद्य पदार्थों की सहायता से जो सरल खाद्य पदार्थ है इसमें विघटित हो जाते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 10 है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ये हो जाएगा एंजाइम्स। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताना है कि इसमें से कंचनजंगा जो है ये कहाँ पे है। मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। समझिएगा कंचनजंगा जो है ये इसके अगर कहा जाए कि है कहाँ पे, तो ये सिक्किम में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा का अगर कहा जाए मेरे भाई दूसरा नाम क्या है, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा को आप कंचनजंगा के नाम से भी जानते हैं। और कंचनजंगा जो है ये नेपाल में कुंभकर्ण लंगूर भी कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कंचनजंगा को नेपाल में कुंभकर्ण लंगूर के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश डैश अग्रणी उत्पादक है। कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश जो है निम्न में से किसका एक अग्रणी उत्पादक है। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 गन्ना का। देखिए उत्तर प्रदेश जो है गन्ना का एक सबसे बड़ा और अग्रणी उत्पादक माना जाता है। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1924 यानी कि 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजातियां हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा थारू जनजातियां। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी कर्मचारी के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करने का प्रयास एथिकल हैकिंग का कौन सा मोड कहलाता है। ये जो है एथिकल हैकिंग का कौन सा मोड कहलाता है। राइट उत्तर हो जाएगा स्थानीय नेटवर्किंग यानी कि लोकल नेटवर्किंग। अगला सवाल है कि दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। मेरे प्यारे भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो नंबर 1 पे आती है अंग्रेजी। और अगर कहा जाए दूसरे नंबर पे तो देखो दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा बोलने वाला है कोई तो वो है अंग्रेजी। और दूसरे नंबर पे जो है वो है चीन की मंदारिन। तो ये जो है आपकी चीन की मंदारिन जिसे मैंड्रिन भाषा भी कहा जाता है ये दूसरे नंबर पे आती है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगर कहा जाए हिंदी जो है ये दुनिया में तीसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी जो है दुनिया में तीसरे नंबर पे बोली जाने वाली भाषा है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आर्टिकल 21 का ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21 का ए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई। कहने का मतलब यह है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखा। क्वेश्चन नंबर 18 राइट हो जाएगा भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है ये शास्त्रीय नृत्य पर लिखी गई, इसको आप ध्यान रखिएगा। राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 भरत मुनि। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो जाएगा आपका जो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है यह है ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। नंबर 1 पे महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पे आपका दिल्ली आता है। तो राइट होगा आपको ऑप्शन नंबर 4। अगला है डैश ने दलित समुदाय के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। आपको बताना है कि इसमें से किसने दलित समुदाय के अधिकारियों के लिए संघर्ष किया। राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा भीम यानी कि भीमराव अंबेडकर। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। राइट हो जाएगा 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1773 में की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए मूल कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। हनुमान, काली, अयप्पा या पशुपति। राइट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 23 का ये हो जाएगा पशुपति की। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने पंडित भीमसेन जोशी कौन है। बांसुरी वादक, ओडिसी नर्तक या फिर हिंदुस्तानी गायक या फिर सितार वादक। देखिए पंडित भीमसेन जोशी जो हैं ये हिंदुस्तानी गायक हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बनारसी पान के अतिरिक्त वाराणसी क्षेत्र के 3 अन्य खाद्य पदार्थों को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, वह इनमें से कौन सा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बनारसी पान तो जो है ये इसको जीआई टैग मिला ही है, इसके अलावा 3 अन्य खाद्य पदार्थ को भी जीआई टैग मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा है जिसको जीआई टैग बनारस के लिए नहीं दिया गया है। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आपका 2-3 सवाल तैयार हो रहा है। समझिएगा मेरे प्यारे भाई, सवाल जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा। राइट होगा बनारसी लंगड़ा आम, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। बनारसी पान को भी जीआई टैग मिल चुका है। बनारसी मिष्ठानम इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। रामनगर भाटा या फिर बैगन इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। इसके अलावा बनारस में एक तिरंगा बर्फ़ी आई है मेरे भाई, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। तो बनारस में जो तिरंगा बर्फ़ी आई है इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। बाकी अगर यहाँ पे कहा जाए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है आदम चीनी चावल, इसको जीआई टैग उत्तर प्रदेश के बनारसी पान, लंगड़ा और रावत भाटा इन सबको मिला है। लेकिन जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है तो ये जो आदम चीनी चावल है ये बनारस नहीं, ये जो है चंदौली का है। राइट होगा 4th ऑप्शन। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन सबसे अल्प समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। आपको बताना है कि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे। क्वेश्चन नंबर 26 है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा त्रिभुवन नारायण सिंह।
करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 त्रिभुवन नारायण सिंह। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले हैं वो कौन है? त्रिभुवन नारायण सिंह। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे ये सवाल जो है ये पूछा जा सकता है। मात्र गाइस कहा जाए तो लगभग एक वर्ष ही रहे थे, यानी 1970 18 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 तक ही थे। तो ये कहा जाए तो बहुत ही कम समय तक थे, है ना। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सबसे पहले किस नगर में हुआ था? उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सबसे पहले किस शहर में हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो है कब हुआ था? 28 नंबर सवाल है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध जो है 1527 में हुआ था। राइट होगा थर्ड ऑप्शन। अगला है कि इनमें से भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। आपको ये बताना है कि इसमें से किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कभी भी लागू नहीं हुआ। 29 नंबर सवाल है। देखिए यहाँ पे तमिलनाडु, उत्तराखंड और झारखंड इसमें राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन दिया गया छत्तीसगढ़ इसमें राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगा है। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। अगला है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? देखिए मेरे भाई इसको आप समझिएगा, कुचुल कटफिशेस जो हैं ये कुषाण वंश के संस्थापक माने जाते हैं और कनिष्क जो है कुषाण वंश से ही संबंधित हैं। कनिष्क को कुषाण वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक माना जाता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला सवाल है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की पोजीशन कौन सी है? राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 132वीं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 नवंबर 1984। करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है इसमें से कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? यानी कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? 34 नंबर सवाल है। राइट हो जाएगा लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट यानी कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था? आपको ये बताना है। देखिए 35 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1919 में, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में ही आया था, जिसे भारत में काला कानून कहा गया और इसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है किया था। कब किया था? 1919 में ही किया था। राइट उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। वस्तु और सेवा कर किस प्रकार आरोपित हो, या फिर कहा जाए वस्तु और सेवा कर जो है किस पर आरोपित होता है, या फिर वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी जो है ये किस पर लगाया जाता है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा उपभोक्ताओं पर। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ताओं पर। नहीं, जीएसटी जो है उपभोक्ता पर तो लगता है, निर्माता पर भी लगता है, खुदरा विक्रेता पर भी लगेगा, सभी पे लगता है, माफ़ कीजिएगा सभी पे लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के किस देश के साथ प्रीडिटेटर ड्रोन खरीदने के लिए रक्षा समझौता हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा यूएसए के साथ। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए के साथ। अगला सवाल है आपके सामने कि फेसबुक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए समझिएगा, फेसबुक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा 38 नंबर सवाल का ये हो जाएगा 2004 में। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके जीके की क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। बाकी आप कह रहा है कि अल्प प्राण ध्वनियाँ स्पर्श व्यंजनों के वर्गीकरण में किस वर्ग से संबंधित है? अल्प प्राण ध्वनियाँ वह ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण करते समय मुख से कम वायु निकले, उसे आप अल्प प्राण ध्वनियाँ कहेंगे। अल्प प्राण ध्वनि जो है ये होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है ये अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा जो है ये महाप्राण होता है। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला, तीसरा, पांचवा।
अगला सवाल है आपके सामने कि किस प्रकार की ध्वनि है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ था आगे, ये लिखा हुआ था आपका जो ड़ होता है ड़, और जो आपका ढ होता है, ये जो है ये किस प्रकार के व्यंजन है ये पूछा गया था। आगे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था, इस वजह से हमें लगता है कट गया। देखिए राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्क्षिप्त। जो ढ है आपका ढ जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। उत्क्षिप्त का मतलब ही होता है फेंका हुआ, यानी इस तरीके से उच्चारण हो कि लगता हो कि जीभ जो है कोई भी शब्द या कोई भी चीज़ फेंक रही हो। आप जब बोलते हो ड़ा 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 बोलते हो ना, तो आपके लगता है कि जीभ से कुछ फेंक रही हो। उत्क्षिप्त का मतलब ही होता है फेंकना। अगला है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। जिसकी ध्वनि केवल और केवल मुख से निकले उसे आप क्या कहेंगे। राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 116 का, उसे हम निरनुनासिक कहेंगे। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उसे निरनुनासिक कहा जाएगा। देखिए निरनुनासिक जो है इसे कहा जाएगा जिनकी ध्वनि केवल और केवल मुख से निकले, जबकि जिनकी ध्वनि मुख और नाक दोनों को मिलाकर के निकले उन्हें हम अनुनासिक कहेंगे। राइट उत्तर यहाँ पे होगा फोर्थ ऑप्शन। अगला है कि कर शब्द का सही अनेकार्थिक शब्द समूह कौन सा है। देखिए कर का मतलब हाथ भी होता है, और कर का मतलब आपका टैक्स यानी कि जो आप चुकाते हैं वो भी होता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो कर का मतलब क्री, इसका मतलब ही नहीं है। कर का मतलब दुष्कर, ये भी नहीं है। कर का मतलब सुधाकर, ये भी नहीं है। कर का अनेकार्थक शब्द जो होगा ये होगा हाथ, किरण और करना। राइट होगा फोर्थ ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है, फिर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो 118 नंबर सवाल की सूची को मिला लेते हैं। यहाँ पर संज्ञाएं दी गई हैं, यहाँ पर उनसे संबंधित शब्द दिए गए हैं, मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो जल जो है आपका ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है, जल आपका द्रव्यवाचक है। गांधी जी जो है आपके ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चे जो है आपका ये हो जाता है जातिवाचक, और हड़प जो है आपका ये हो जाता है भाववाचक। तो पहले यानी ए पर 4 होना चाहिए और बी पर पहला होना चाहिए। ए पर 4 और बी पर पहला, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह बीमार है सचमुच में, ये गलत है। वह सचमुच में बीमार है, वह सचमुच बीमार है, वह सचमुच बीमार है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 119 नंबर का, तो जो सबसे सटीक उत्तर बैठ रहा है वो बैठ रहा है कि वह सचमुच बीमार है। सचमुच में लगने की कोई ज़रूरत नहीं, और सच के साथ बीच में मुच लगाने के बीच में योजक चिन्ह का जरूरत नहीं था। राइट होगा आपका डी आंसर, वह सचमुच बीमार है। डी आंसर राइट होगा। अगला सवाल है कि मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है। देखिए यहाँ पे उन्नति बिल्कुल सही है, क्लेश भी सही लिखा गया है, कनिष्ठ भी सही लिखा गया है। उम्मीद जो है गलत लिखा गया है, क्योंकि उम्मीद की जो सही शुद्ध वर्तनी होगी वो इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन गलत लिखा गया था। अगला है कि उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनिवार्य का विलोम क्या होगा। देखो अनिवार्य का विलोम होगा वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों, यानी राइट होगा ऑप्शन बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, बी एंड सी दोनों। अगला सवाल है कि आपके घर में मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम चुनिए। मैं स्वयं यानी स्वयं जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। 122 नंबर सवाल है। राइट उत्तर होगा आपका निजवाचक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर आपका हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सवाल जो है कह रहा था कि आपके घर में मैं स्वयं, इसमें निजवाचक है, ये मैंने बताया ही है। अगला है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या फिर साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जो छोटा हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये कोई वाक्य नहीं हो सकता है। अगला देखिए, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। नहीं। जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया हो। नहीं। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहेंगे। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ। अगला है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व, निर्वहन, आभार, आधार क्या है। समझिएगा राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। बच्चा रो रहा है नैकार्थक होगा नहीं, पूर्वकालिक होगा नहीं, और सकर्मक भी नहीं होगा। राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड अकर्मक। बच्चा रो रहा है इसमें अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा। राइट उत्तर होगा 126 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सैधन अवधान। सावधान का सही जो संधि विच्छेद होगा सैधन अवधान होगा, ऑप्शन 4 राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है।
समझिएगा यहाँ पे इच्छा जो है व्यक्त की जाती है, और झुरमुट जो है आपका ये पुल्लिंग है। झुरमुट जो है आपका ये पुल्लिंग है। अंत्येष्टि होती है, निराशा होती है। झुरमुट आपका पुल्लिंग है, बी ऑप्शन राइट होगा। आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकलन के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी आकलन करना, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गणना, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 129 है, राइट होगा आपका दीठ जो है तत्सम नहीं है, तद्भव है, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। देखिए दीपक जो है आपका दीप होता है, तिलक का टीका होता है, तैल का तेल होता है। अगला सवाल है कि करण कारक में बहुवचन में उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन सा होगा? करण कारक में, वो भी बहुवचन में, और उत्तम पुरुष का उदाहरण कौन सा होगा? राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हमसे, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 131 है, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे आप क्या कहेंगे? जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे हम कृतज्ञ कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो किए गए उपकारों को ना माने उसे हम कृतघ्न कहेंगे। राइट उत्तर होगा आपका 2 ऑप्शन। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इसमें कौन सा वाच्य है? उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, आप जानते ही हैं कि जिसमें असमर्थता दर्शाई जाए वहाँ पे भाववाच्य होता है, तो उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इसमें भाववाच्य है, ऑप्शन 3 राइट होगा। समारोह में आने वालों में से कुछ लोग वापस चले गए, वाक्य में कुछ लोग, इसमें से कौन सा विशेषण है? कहने का मतलब है कि समारोह में आने वाले लोगों में से कुछ लोग वापस चले गए, इसमें कुछ लोग जो हैं ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, या फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण? राइट उत्तर होगा 133 का, ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यानी ये नहीं पता है कि कितने लोग बाहर गए हैं या कितने लोग वापस गए हैं, बस केवल को ये पता है कि हाँ गए हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन अनिश्चित है, हम निश्चित नहीं कर सकते कि कितने लोग गए हैं। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जनाई, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। इसमें कौन सा अलंकार है? समझिएगा फिर से, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर। इसमें अलंकार देखिए, पीर पीर शब्द कई बार आया है, सबका अर्थ अलग अलग है। राइट होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 यमक। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? 135 नंबर सवाल है, इसमें से कौन सा शब्द युग्म गलत है? देखो, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है, ठीक है। तिथि का तिथियां होता है, ठीक है। और नदी का नदियां होता है, ठीक है। लेकिन जनता का जनताएं नहीं होगा, क्योंकि जनता जो है खुद एक बहुवचन शब्द है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है आपके सामने कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। 136 नंबर सवाल देखिए, सकृत का मतलब है विष्ठा और सकृत का मतलब है एक बार। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। 8 आंसू रोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 8 आंसू रोना, इस मुहावरे का मतलब है कि बहुत अधिक विलाप करना, यानी बहुत ज़्यादा रोना। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बहुत अधिक विलाप करना। अगला है कि मातृहंता में कौन सा समास है? 138 नंबर सवाल है। मातृहंता में जो है ये तत्पुरुष समास है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मातृहंता में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से यौवन और गौरव किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यौवन और गौरव जो है तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है, और वो भी भाववाचक तद्धित। राइट उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर 1, भाववाचक तद्धित। मेरे भाई, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आपके मन में ये गाइस है कि हाँ कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, जी जान शिद्दत लगा रहा है, आपके लिए अपना कीमती समय खर्च कर रहे हैं, तो मेरे भाई वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप इतने स्वार्थी ना बनो, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि लाइक करने से ना तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे और ना ही आपका कोई नुकसान होगा। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ये आपका दायित्व बनता है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो इसका एकमात्र कारण है कि मैं आपसे ऊर्जा चाहता हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे थोड़ी सी ऊर्जा मिल पाए। क्योंकि आप एक बात जानते हो कि हमारे लिए जो मोटिवेशन का काम करता है वो है आपका एक लाइक। तो मेरे प्यारे भाई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया
किया करो। चैनल को सब्सक्राइब करने से बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब भी कोई क्लास होगी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि अपनी इस क्लास का कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी क्लास ले लेता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे दबा देना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये भी आपको मिलती रहे। देखिए, राइट होगा आपका भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अगला है कि आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आच्छादन में कौन सा उपसर्ग है, 140 नंबर सवाल। राइट उत्तर होगा आपका, ये हो जाएगा अ उपसर्ग है। छादन जो है आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ उपसर्ग है बड़ा। राइट होगा आपका 140 का ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने 141 नंबर। सवाल क्या कह रहा है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। रसों की उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं, 141 नंबर सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुभव। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं को अनुभव कहा जाता है, ऑप्शन 3 राइट होगा। 142 से 146 तक गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और गद्यांश जो है बहुत बड़ा गद्यांश नहीं है, तो मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ। कई बार कृत्रिमता की चकाचौंध मनुष्य को मौलिकता के मार्ग से भटकाकर सत्य से दूर कर देती है। जो हार को हार मान लेता है वह उपलब्धियों के पायदान से सर्वथा के लिए नीचे गिर जाता है, लेकिन जो हार को हार न मानकर एक चुनौती मानता है वो अनिवार्यता लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखता है। हार जिसे हरा दे वह तो कायर है, जो उस हार से शिक्षा ले, उसे अपने पौरुष से परास्त कर दे, वह वास्तव में विजयी है। कर्मवीर सदैव आशावादी होता है, असफलता को वह हार नहीं मानता, बल्कि ईश्वर की ओर से आगे दिए जाने वाले दुर्लभ अवसर का पर्याय मानता है। कृत्रिमता मनुष्य की मोम की बनी मूर्ति के सदृश है और मौलिकता देहधारी चेतना युक्त मनुष्य की तरह है। कृत्रिमता का संबंध संसार से है, जबकि मौलिकता का ईश्वर से। कृत्रिमता बांस की तरह खोखली एवं मौलिकता प्रभु की तरह दया है और अत्यंत आनंददायिनी है। इस संसार का सब कुछ कृत्रिम है, चाहे वह सुख हो, संबंध हो या उपलब्धियाँ। ईश्वर की हर रचना मौलिक है, वही मानव निर्मित सब कुछ ही काल की यात्रा के साथ क्षरणशील है। मानव का हर स्वार्थ केंद्रित कर्म पश्चाताप एवं दुख के साथ समाप्त होने के लिए बाध्य होता है, जबकि निष्काम भाव से किया गया कार्य समय आने पर अपने प्रभुत्व का परिचय देता है। इस दिए गए गद्यांश में कृत्रिमता का संबंध किससे बताया गया है। राइट उत्तर हो जाएगा 142 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी संसार से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला 143 नंबर गद्यांश में दिए गए दुर्लभ का विलोम क्या होगा। दुर्लभ का विलोम जो होगा ये होगा सुलभ, ऑप्शन 3 राइट होगा। गद्यांश के अनुसार मौलिकता की तुलना किससे की गई है, 144 नंबर सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर और मनुष्य से, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार को हार न मानकर एक चुनौती मानना किस प्रकार के मनुष्य की पहचान बताई गई है। हार को हार न मानकर एक चुनौती मानना ये बताया गया है आशावादी मनुष्य की पहचान, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। सदृश्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। सदृश्य का शाब्दिक अर्थ है अनुरूप, यानी उसके अनुरूप, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 147 नंबर सवाल है। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, कल यहाँ पे कल है, ये काल नहीं है, कल सुनना मुझे किसकी कीर्ति है, किसकी रचना है। राइट उत्तर होगा धूमिल की, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। राइट उत्तर होगा हरिशंकर परसाई, 4th ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं। चिदम्बरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद, पल्लव, ये सब किसकी रचनाएं हैं। राइट उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन सी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन सी है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जूही की कली, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा जूही की कली। सो गाइज यहाँ पे आपके जी के हिंदी के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी